तो गाइज़ आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं लिख के देता हूँ कि बहुत कम लोगों ने देखी है, बट इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच दिस मूवी। सोच के देखो, राम प्रसाद जो बस थोड़े आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते थे, अचानक पियानो बजाते बजाते दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब क्या होता है, पूरी फैमिली जिसमें हर कोई थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा फ्लॉड और पूरा रिलेटेबल है, उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं जैसे किसी शादी में बफे खत्म होने से पहले सब जन आ जाते हैं। ओकेजन क्या है? राम प्रसाद की 13वीं। लेकिन जो होना चाहिए था एक शांत और सीरियस मौका, वो बन जाता है एक कॉमेडी का माहौल। तो चलो अब मिलते हैं फैमिली से। यहाँ पे 4 भाई हैं जो कभी एक दूसरे से बड़े बनने की कोशिश करते हैं, कभी ये डिस्कस करते हैं कि क्रीमेशन के लिए सबसे सस्ता लकड़ा कौन लाएगा। भाई देद भी आखिर पैसे बचाने का मौका बन गया है। उनकी बीवियाँ जो ज़्यादातर एक दूसरे पे थोड़ी थोड़ी ताने मारने में और चाय में गुड़ की कमी पे कंप्लेंट करने के लिए वहाँ है। बेटियाँ जो ज़्यादा दुखी नहीं है बल्कि अपने हस्बैंड से थोड़ा ब्रेक मिलने पर खुश है। और बाकी फैमिली जैसे ताऊ जी और बाऊ जी जो बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह झगड़े करते हैं, प्रूविंग कि भाई बहन का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे उम्र कितनी भी हो। अब जब ये फैमिली एक साथ आई है तो पुरानी दुश्मनियाँ सरफेस पर आने लगती है और सब एक दूसरे को अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार राम प्रसाद को बनाते हैं। और भाई सबसे बड़ा शौक, राम प्रसाद ने 10 लाख का लोन लेके रखा था और कोई भी ये बात नहीं जानता था। अब असली ड्रामा शुरू होता है, पैसों का, ना कि राम प्रसाद के मौत का। इस बीच में एक हल्की सी इमोशनल मोमेंट भी मिलती है जब भाई अपने बचपन को याद करते हैं, लेकिन बस कुछ पल के लिए, क्योंकि फिर से क्रीमेशन का बिल कौन भरेगा ये डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। फिल्म के एंड तक सब अपने अपने दुख लेके वापस चले जाते हैं। ऑब्वियसली राम प्रसाद के नहीं, बल्कि उनका अपना ही रोना होता है जो किसी को सुनाना होता है। राम प्रसाद की 13वीं बेसिकली एक इंडियन फैमिली का पोर्ट्रेट है जहाँ ग्रीफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फायरवुड के पैसे और फैमिली के छोटे छोटे ईगो बैटल्स को दी गई है। ये फिल्म एक परफेक्ट मिक्स है डार्क ह्यूमर और इमोशंस का, और आपको अपनी लाइफ की फैमिली गैदरिंग्स याद दिला देगी, खासकर वो जिसमें लोग जेन्युइनली मौन नहीं करते, बस कंप्लेंट करने का एक और मौका मिल जाता है। इस मूवी से आपको याद रहेगा कि इंडियन फैमिलीज़ में डेथ भी एक डिबेट बन जाती है जब तक चाय और बिस्किट का अरेंजमेंट सही से हो रहा हो। राम प्रसाद की 13वीं एक डार्क कॉमेडी ड्रामा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली की रियलिटी को मिरर करती है। जब किसी की डेथ के बाद लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये मूवी भले ही फ्यूनरल और ग्रीफ के अराउंड सेट है, लेकिन असली स्टोरी है फैमिली के सेल्फिश डायनामिक्स, हिपोक्रेसी और मटेरियलिस्टिक थिंकिंग के बारे में। तो जैसे ही आप मूवी देखोगे आपको समझेगा, जैसे ही राम प्रसाद की डेथ होती है फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, लेकिन ग्रीफ से ज़्यादा सबको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता होती है। एक सीन में भाई भाभी डिस्कशन कर रहे होते हैं, कौन घर रहेगा, कौन प्रॉपर्टी लेगा और माँ का खर्चा कौन उठाएगा। मतलब शौक के बीच भी पैसे और अपने फ़ायदे की बात चल रही है। जब सारे रिश्तेदार घर आते हैं, एक तरफ माँ अकेली अपने हस्बैंड की यादों में दुख मना रही होती है और दूसरी तरफ रिश्तेदार चाय बिस्कुट खा रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं। एक जो मामी का कैरेक्टर है तो शादी के रिश्तों की सेटिंग करने लगती है फ्यूनरल के बीच में। जब तक सबको लगता है कि माँ के पास घर है तब तक सब उसके लिए कंसर्न शो करते हैं, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया कि वो बेटा या बहू के साथ नहीं रहना चाहती, सब उससे दूरी बना लेते हैं। इस सीन से ये दिखाया गया है कि माँ सिर्फ तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं। 13वीं के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। सब लोग 13वीं एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन की तरह करते हैं, लेकिन किसी के इमोशंस जेन्युइन नहीं होते। जो लोग राम प्रसाद के करीबी होने का दावा कर रहे हैं वही 13वीं ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले। एक सीन में रिश्तेदार एक दूसरे को दिखाने के लिए दुख जताते हैं, लेकिन जैसे ही पर्सनल टॉक शुरू होती है सब अपनी जेलसी, इनसिक्योरिटीज़ और कंपटीशन एक्सप्रेस करने लगते हैं। मतलब दुनिया के सामने शोक मनाना है पर अंदर से सब अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे कोंकणा सेन शर्मा का ग्राफ काफ़ी अच्छा लगा।
कोंकणा सेन शर्मा का कैरेक्टर सीमा एक इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल सोच रखने वाली औरत है जो मूवी के शुरू में एक इमोशनली डिटैच लॉजिकल थिंकर लगती है। वो डेथ और फ्यूनरल को एक फॉर्मेलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी फैमिली, इमोशंस और ग्रैटिट्यूड का असली मतलब समझ आता है। आई रियली लव्ड हर कैरेक्टर ग्राफ। सीमा एक मॉडर्न, प्रैक्टिकल और स्लाइटली डिटैच इंसान है। उसके एक्शंस और डायलॉग दिखाते हैं कि वो इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान देती है। जब फैमिली वाले फ्यूनरल के दौरान इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बेचैनी होती है क्योंकि वो उन्हें कंप्लीटली रिलेट नहीं कर पाती। उसके और उसके पति के बीच भी एक डिसकनेक्टेड वाइब दिखती है जो दिखाता है कि शायद उसके अपने रिलेशनशिप्स भी थोड़े मैकेनिकल और इमोशनली डिस्टेंट है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो ऑब्जर्व करती है कि कैसे हर इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। उसे रियलाइजेशन होती है कि उसने भी कभी फैमिली और रिलेशनशिप को सीरियसली अप्रिशिएट नहीं किया। जब उनकी माँ सुप्रिया पाठक अपने दुख के साथ अकेली हो जाती है तब सीमा पहली बार अपनी माँ और अपने ज़िंदगी का कनेक्शन समझने लगती है। मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी अच्छा है। ग्रैटिट्यूड का एहसास और इमोशनल अवेकनिंग ये पूरी तरह दिखाई देती है। 13वीं के एंड तक सीमा पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। उसे ये समझ आता है कि ज़िंदगी सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने के बारे में नहीं बल्कि इमोशंस, रिलेशनशिप और ग्रैटिट्यूड भी ज़रूरी है। वो अपने लाइफ के छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना सीख लेती है। फैमिली, रिश्तेदार, अपनी माँ और वो लम्हों को जो कभी वापस नहीं आते। दिस मेक्स मी रियलाइज वाई ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। सीमा की जो जर्नी है एक आम इंसान की रियलिटी दिखाती है। हम अक्सर अपनी फैमिली, रिश्तेदार और ज़िंदगी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें तब तक एहसास नहीं होता तब तक कोई लॉस या रियलाइजेशन ना हो। ग्रैटिट्यूड का असली मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे मत देखो बल्कि जो तुम्हारे पास अच्छा है उसे एक्नॉलेज करो। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं शायद कल ना हो, इसीलिए उनकी वैल्यू समझो। कोंकणा सेन का कैरेक्टर हमें ये सीख देता है कि हम मटेरियलिस्टिक और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से बाहर निकले, अपनी फैमिली और क्लोज लोगों को अप्रिशिएट करें जब तक वो जिंदा है। डेथ या बड़े लॉस का इंतज़ार मत करो ग्रैटिट्यूड सीखने के लिए। आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न वाई ग्रैटिट्यूड मैटर्स। ज़िंदगी और रिलेशनशिप को ग्रांटेड मत लो। जितना नेगेटिविटी देखो उतना पॉजिटिविटी भी ढूंढो। जो लोग तुम्हारे लिए कुछ करते हैं उनको एक सिंपल थैंक यू बोलना भी ग्रैटिट्यूड का हिस्सा है। ग्रैटिट्यूड से तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल होती है। जो इंसान ग्रैटिट्यूड को समझता है वो कभी अंदर से अकेला महसूस नहीं करता। कोंकणा सेन शर्मा का कैरेक्टर एक आई ओपनर है। उसके जैसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करें और अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से वैल्यू करना सीखें। तो चलो बात करते हैं अभी मेटाफर्स की और सटल कमेंट्री के। तो मूवी में काफ़ी सटल सीन्स है जो बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि वो फायरवुड सीन जहाँ पे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सस्ती लकड़ी ले ले क्रीमेशन के लिए बिकॉज ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए। नाउ दिस मेक्स मी थिंक कि कैसे मटेरियलिज्म और मनी से वी ओवरशैडो आवर जेन्युइन इमोशंस ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ। नाउ देयर इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ पियानो ऑल्सो। राम प्रसाद डाइज वाइल प्लेइंग द पियानो विच इज़ अ मेटाफर कि वो काफ़ी शांत अननोटिस प्रेजेंस थे उनके फैमिली में। म्यूजिक ऑफन सिंबलाइजेस हार्मनी एंड कनेक्शन, बट आयरॉनिकली उनकी डेथ एक्सपोजेस द डिस्कॉर्ड विद इन द फैमिली। उनके पियानो लेसन्स इन लाइफ ही ट्राइड टू मेंटेन द सेम हार्मनी, बट आफ्टर हिज डेथ द फैमिली क्विकली डिसइंटीग्रेट्स इनटू केओस। और ये राम प्रसाद की थेरेपी इटसेल्फ इज अ मेटाफर कि कैसे रिचुअल्स विच आर सपोज टू प्रोवाइड क्लोजर often become mechanical and lose their meaning. Family goes through the motion without genuinely processing their grief. The ritual becomes much more about social obligation and appearances than the emotional farewell to Ram Prasad. फिर आप देखोगे there is a constant blaming between the siblings. It can be seen as a metaphor for the way people deflect responsibility of their own problem by holding their upbringing or parents accountable. हम लोग ने कितने अपने लाइफ के इश्यूज को पेरेंट्स पे ब्लेम किया है। दिस थीम मिरर्स रियल लाइफ फैमिली डायनामिक्स वेयर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आर ऑफन प्रोजेक्टेड इनटू अदर्स।
So overall, Ram Prasad Ki Thervi is filled with metaphorical layers that cleverly explore family dynamics, human flaws, and often overlook emotional undercurrents in the Indian household. So basically, Ram Prasad Ki Thervi एक इंडियन फैमिली का पोर्ट्रेट है जहाँ ग्रीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस फायरवुड के पैसे और फैमिली के छोटे छोटे ईगो बैटल्स को दी गई है। इस फिल्म से आपको याद आ रहेगा कि इंडियन फैमिलीज़ में डेथ भी एक डिबेट का इशू बन जाता है जब तक चाय और बिस्कुट का अरेंजमेंट सही से हो रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, बताओ कौन सी मूवी के नेक्स्ट सीन एनालिसिस आपको चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सब कुछ बॉलीवुड पर हर नए वीडियो में मिलेगा फिल्म का असली तड़का, और वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू।